हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप आज आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, जिनका भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है कंपार्टमेंट का 430/S/1 सेट 1। तो जिसका भी ये पेपर था वो अपने एमसीक्यूज़ को यहाँ मिला ले। बाकी क्वेश्चंस मैं और करा दूंगा। अभी जस्ट एमसीक्यूज़ आपके कितने सही हैं वो देख लीजिए। ओके। और ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था, देखिए आपके करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो हमने अभी 2-3 दिन में क्वेश्चन करे, ठीक है, बस इम्पोर्टेंट बताया, वही सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा के पीछे नहीं, बट जो करिए बहुत सटीक करिए। बेसिक फॉर्मूला जरूर याद रखिए, और बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से क्लियर कर जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 में देखिए, यहाँ पर था आपका, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, डिफरेंस इज बी, फाइंड 10th टर्म। ठीक है, तो ऑलरेडी बताया था कि ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a+9d, एक कम हो जाता है। अब यहाँ इन्होंने a को तो a बोला है, फर्स्ट टर्म को तो a ही बोला है, लेकिन जो d होता है डिफरेंस, उसका b नाम रख दिया बस, तो ये हो जाता 9b। अब जहां भी आपको a+9b दिखता वही आपका हो जाता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर आया 3,3/4, तो 3,3/4 ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट के लिए आपको बता रखा है, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला आपका आ सकता है, और वो आया भी है। और जो डिवाइड कर रहा है किसको, k,0 और 7,3/2 को। अब ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाता है x2 y2, ये होता है x और y, k की वैल्यू निकालनी है। तो जहां भी k दिख रहा है उसको कंपेयर कर लेते हैं, तो वो x से रिलेट करता है, तो मिड पॉइंट का x का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। आपको बस ये लगा देना था, x की जगह पे कितना है 3, x1 की जगह पे है k, x2 की जगह पे आपका 7/2, ये मल्टीप्लाई होगा, 3×2 = 6, 7 इधर जाके माइनस में जाएगा। देखिए 6 - 7 होता है 1, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, तो -1 इसका आंसर हो जाता। ओके, सिंपली सॉल्व हो जाता मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। ऑलरेडी इस पे हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला नहीं आया तो ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है, पैरेललोग्राम भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। देखिए डायरेक्टली आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, अब जिसको फॉर्मूला पता है बहुत आसानी से कर लेता। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, अब याद रखते हैं, θ/360 πr²। तो थीटा की बात करें तो थीटा है हमारा 60/360, पाई आर की बात करें तो 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 गया, 6 से 6, और यहाँ कट कर देंगे 2 3 सा, और ये 2 11 सा, तो ये हो गया 11 7 सा 77 अपॉन में 3। स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो 77/3 ये है। ओके, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, और जो बच्चे आगे एग्जाम देंगे वो भी इनको देख लें। ठीक है, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन बेसिक के, बहुत थोड़े बहुत होते हैं ट्रिकी, लेकिन ये काफ़ी इजी थे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी में आपको कॉइन का क्वेश्चन करके जाना है, 2 कॉइन्स का, कार्ड्स का और डाइस का। तो कॉइन का आया हुआ है, अब 2 डिफरेंट कॉइन्स हैं तो उसके बनते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब उसने बोला है एग्जैक्टली 1 टेल, अब एग्जैक्टली 1 टेल यहाँ पे है, एग्जैक्टली 1 टेल यहाँ पे है, यहाँ तो 2 है, इसको नहीं लेंगे, तो 2 केस बन रहे हैं, अपॉन में टोटल आता है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाता, बी ऑप्शन। ओके, फोर्थ वाले का। फिफ्थ वाला देखिए, अब थेल्स थ्योरम आगे आई होगी तो हम देख लेंगे, लेकिन एमसीक्यू में उसका क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे पैरेलल दे रखा है। ओके, हमें पता है जब ये पैरेलल होते हैं तो इसका रेशियो इक्वल होता है इसके रेशियो के, तो PS/SQ इक्वल होगा PT/TR के। ओके, अगर ये पैरेलल दिया है अकॉर्डिंग टू BPT। नाउ ये पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए थे। ओके, अब आ जाते हैं आगे। तो अब यहाँ पे वैल्यूज किसकी निकालनी है, तो आपसे क्या रखा है, PT/TR का रेशियो निकालना है, तो मतलब इसको कुछ नहीं करना, इसका रेशियो निकालना है। PS की वैल्यू दे रखी है 16, SQ की वैल्यू नहीं दे रखी है, PQ की वैल्यू दे रखी है जो कि है पूरा। अब ये पूरा अगर 40 है, इतना अगर 16 है, तो ये आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल में से माइनस करके 40 में से 16 को माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा 24। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 24। अब ये दोनों नंबर किससे कट रहे, काट दो, तो 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा। ओके, तो ये 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो 2:3 आंसर आ गया, सिंपल सा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 था, देखिए इसमें क्या क्या रखा है,
कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला क्या रखा है, टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं क्योंकि साइड्स बराबर और मतलब साइड कह रहा हूँ, एंगल बराबर और साइड्स का रेशियो बराबर होता ही है। नेक्स्ट, स्क्वायर एंड रोम्बस आर नॉट सिमिलर। देखिए, स्क्वायर और रोम्बस नॉट सिमिलर वाली अगर बात करी जाए तो हाँ ये हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स का रेशियो और रोम्बस की साइड का रेशियो जो आएगा इसको, जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स 2 2 2 मान लो, रोम्बस की मान लो 5 5 5 5, तो रेशियो तो सेम आना है। एंगल का नहीं पता, क्योंकि स्क्वायर के जो कॉर्नर एंगल होते हैं 90 होते हैं, रोम्बस के जरूरी नहीं है, बट किसी कंडीशन में अगर ये 90 हो गए तब तो ये भी हो जाएगा ना सिमिलर। तो ये बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली 100% ट्रू नहीं है। ओके, तो आप इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट ही मान के चलेंगे, ध्यान रखेंगे। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है। अगर दो ट्राइंगल की बात करी जाए, अगर सिमिलर है तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का प्रोपोर्शन होता है और एंगल बराबर होता है। और चौथा, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, कोई दो पॉलीगन है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सिमिलर है इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि या तो दो में से कोई एक कंडीशन, देखो एक कंडीशन होती है सारे के सारे एंगल बराबर, और दूसरी कंडीशन होती है सारी साइड्स का रेशियो। तो देखिए एक कंडीशन इसमें दे रखी है साइड्स का रेशियो, ओके, प्रपोर्शनल मतलब साइड का रेशियो बराबर है, तो ये कंडीशन तो हो रही है ना। इफ एंड ओनली का मतलब है या तो एक कंडीशन या तो दोनों कंडीशन की बात कर रहा है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, बस बी वाला आपका 100% ट्रू नहीं है। ओके, तो सेवन्थ वाले को देखिए, ये भी आपका देखिए आ गया, मैंने कहा था एंगल वाली 8.1 और 8.2 करके जाइए, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 होता है 0 अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, बट आंसर 0 नहीं दिया है आपको यहाँ पर, 10 की वैल्यूज में दे रखा है, तो 10 अब 0 किस पर होता है, तो देखिए ये मिलता था 10 0 पे। ओके, क्योंकि 0 वाली वैल्यूज को आप कंपेयर करते थे, तो 10 0 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है आपका एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन थ्री मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने कहा था ये जरूर पढ़ लीजिए, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, तो आपको डायरेक्टली अगर मिला तो अच्छी बात है, वरना इधर उधर ले जाते, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से डाइस का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर सिंगल डाइस का है, तो आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इवन नंबर लेकिन लेस होना चाहिए 3 से, तो 3 से लेस आपके नंबर है 2 1 और 2, बट इवन सिर्फ 2 है, तो एक ही नंबर आ रहा है तो 1, और अपॉन में टोटल आता है 1/6 का आंसर हो जाता। प्रोबेबिलिटी आ गई, देखिए फिर से एक इवेंट के हैपनिंग की पी दे रखी है, नॉट हैपनिंग की क्यू दे रखी है, आपको रिलेशन पूछा है, तो हमने पढ़ा था पीई प्लस पीई बार मतलब हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 होता है, तो इस बार ई ना लिख के इन्होंने पी लिख दिया, तो पी और ई बार को क्यू लिख दिया, तो दोनों का सम 1 के बराबर होगा। किस रिलेशन में ऐसा लिखा है, तो सी में लिखा है, सिंपल। ओके, ये सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सोचिए एक ही क्लास में या दो क्लासेस में, ठीक है, तो आप बस उसको देख लेते हैं, आपका एमसीक्यू का तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाते हैं, बट कोई अगर आपने करे हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करके गए थे। बाकी देखिए 11th, अब आपसे मैंने कहा था 3 रिलेशन याद रखना, अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए, और एक ये भी आ सकता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो डायरेक्ट ही होता है माइनस बी अपॉन सी। तो ये बार बार मैंने लिख के दे दिया था, ठीक है, और पुराने वीडियोज़ में मैंने इसको कई बार बताया है। तो बस यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए आपका ये है 2, बी है 6 और सी है -6, तो पी की वैल्यू है 6 और माइनस अपने साइड आ गया, और सी की वैल्यू है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल 1 टाइम, तो 1 आंसर आ जाता, बी वाला ऑप्शन हो जाता, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, बिल्कुल डायरेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट 12, इसमें क्या रखा है, ए बी एक टेंजेंट है जो कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ बी ए ओ ये एक एंगल दे रखा है 42, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए ये यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है एक्स की, यहाँ 42 दिया है, आपको पता है जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं वहाँ 90 का एंगल बनता है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे कल को भी, तो यहाँ 90 एंगल बन रहा है। आप क्या करते हैं, एंगल सम से ये निकाल के लीनियर लगा देते हैं, वरना 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, जो एक्सटीरियर वाला एंगल होता है
वो सम ऑफ इंटीरियर के बराबर होता है, अपोजिट वाले, सम ऑफ इंटीरियर बट अपोजिट वाले। तो ये आपका हो जाता है 9 और ये 132, ये आंसर हो जाता, ठीक है। वरना आप ऐसे कर सकते थे, ये 90 होता तो ये हो जाता आपका 132, यहाँ पे इसको कुछ मान लेते ए, 132 प्लस ए इक्वल टू 180, इधर के माइनस करते तो 180 माइनस 132 करते तो यहाँ पे आ जाता आपका 4। ओके, अब जब 4 आया था तो लीनियर पेयर लगाना होता, तो 180 में से 48 को माइनस करते तो ये आपका आ जाता, यहाँ पे आता 7, तो ये हो गया 132 ही आ जाता, ठीक है। तो ये लेंथी प्रोसेस थी, डायरेक्टली आप करते तो और अच्छा है आपको अगर पता थी फिर, वरना आपको ऐसे करना था। 13, टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस। अब देखिए सर्कल के जो दो टेंजेंट होती है पैरेलल ना, वो डायमीटर के एंड्स पे होती है, ध्यान रखना, दो ही खींच सकते हैं। अब रेडियस आपको दे रखा है कितना, 3.5, आपसे पूछा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर इतना हिस्सा 3.5 है तो ये वाला हिस्सा भी 3.5 होगा, क्योंकि डायमीटर होता है ना, डायमीटर के एंड्स पे होती है। तो 3.5 प्लस 3.5 ये हो जाता है आपका 7, तो 7 सेंटीमीटर का आंसर हो जाता है, ओके। डायमीटर के एंड्स पे बनती है पैरेलल, जो हमारी क्या कहते हैं टेंजेंट्स होती है पैरेलल, ठीक है। और एक टाइम पे दो ही टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं ऐसे करके, तो वो डायमीटर का एंड होती है, तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ओके। 14 क्वेश्चन, इसमें देखिए विच ऑफ नॉट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स को तीन हिस्सों में मतलब तीन जगह पे कट कर रहा है, और जहाँ तीन रूट्स मिलेंगे, तीन जीरोस मिलेंगे, तो वो होता है हमारा क्यूबिक, ओके। क्यूबिक में हमें तीन जीरो मिलता है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाता। 15 क्वेश्चन, देखिए कंडीशन भी आ गई, मैंने कहा था कंडीशन भी याद रखनी है, रियल एंड इक्वल रूट्स, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था। तो रियल और इक्वल की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि बीस को देख लेते हैं जल्दीबाजी में, ये ए है, बी भी आपका ए ही है, ओके, तो जो बी की वैल्यू है वो भी ए ही है, और सी तो सी है, तो बस इतना समझना था कि जो बी है वो ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4a और सी तो एक ही जगह पे है। अब यहाँ से माइनस 4ac इधर जाता, ए से ए कैंसिल होता, तो ए इक्वल टू आ जाता 4c, तो सिंपल सा आंसर हो जाता, ओके। नेक्स्ट 16, नेक्स्ट हम बताना था, तो ये a1 a2 a3 a4 निकालना है, जो कि होता है a प्लस 3d। ए क्या है, पहली वैल्यू को ए बोलते हैं। डी कैसे निकलता है, तो डी निकलता है आप जब इसको इसको माइनस करते हैं, √20 में से √5 माइनस करेंगे। अब ऐसे तो माइनस नहीं होगा जब तो रूट का वैल्यू सेम ना हो, तो आपको पता है 20 के फैक्टर अगर बनाओ तो आप कर सकते हो इसको, 2 का पेयर बाहर मिल गया तो 2 बाहर आ गया, ओके, और 5 अंदर रह गया, तो 2√5 माइनस √5। अब ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि रूट के नंबर सेम है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होता है जब रूट सेम हो। तो 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो √5 ही आएगा, ओके। और 1 लिखते नहीं है तो 1√5 बोल रहे हैं, √5 बोल रहे हैं, तो ये आपका डी आ गया, ओके। अब 3 इसके आगे 1 है, ऐड भी हो जाएगा क्योंकि रूट सेम है, तो 3 + 1 होता है 4√5। अब ऑप्शन में 4√5 कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ओके। कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, अगर आगे कभी पेपर में आपके आता है तो ये 4 को अंदर भेज देते हैं, ठीक है, पूछते क्या, तो 4 अंदर जाके डबल हो जाता है ना, क्योंकि पेयर बाहर आता है, तो 4 4 जा 16 आ जाता है अंदर, और जब सॉल्व करते तो आता है 80। तो ऐसा अगर आता है आगे तो आपको इसको ध्यान रखना है, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, ओके। नेक्स्ट जो बच्चे एग्जाम देंगे वो इन सबको बहुत अच्छे से देख लें, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, दो इक्वेशन है, अब हमें पता है कि जब हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से करते हैं तो इसके लिए आपको कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, दोनों अलग हो, तो आप इसको 3 को आप कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, और 4 को कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इस इक्वेशन को 4 से और इसको 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 4 12x, 4 4 16y, 4 5 20, और नीचे वाले में जब करेंगे तो 3 4 12x, 3 3 9y, और 9 3 20, 9y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 3 27। अब हमें पता है सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सबके नीचे, क्योंकि सेम साइन को हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। अब ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसिल, यहाँ भी ऊपर प्लस नीचे माइनस माइनस होता है, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7, और यहाँ 20 है, यहाँ 27 है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो तो माइनस होना है, 27 में से 20 गया 7, लेकिन इसका साइन अब माइनस है, ओके। ये डिवाइड में जाएगा तो -7/7 कट करके आ गया -1, तो y की वैल्यू आ गई -1। इसको पुट कर देते पहली वाली इक्वेशन में किसी में भी,
जब पहली वाली इक्वेशन पुट करते तो ये होता 3, जब आपने चेंज नहीं करी थी वाली इक्वेशन, इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 5। ओके, मैं अभी समझा रहा हूँ तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, बस अपने सॉल्यूशन मिला दीजिए। अब 3x 4 1 4 माइनस का -4 इधर आके +4 बनेगा, तो ये जगह 9 और 3 डिवाइड में आके कट कर देगा, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना था, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ के जाइए आगे से जो भी एग्जाम। 18 क्वेश्चन, इसमें लिखा है x tan 45 cos 60 इक्वल टू √3 sin 60 cot 60, इनकी x की वैल्यू निकालनी है। तो x tan 45 होता है 1 और cos 60 होता है आपका 1/2, या √3 sin 60 होता है आपका √3/2, और cot 60 आपका tan 60 का रेसिप्रोकल होता है, और tan 60 √3 था, तो आपका जो cot 60 होगा वो 1/√3 बन जाएगा, तो ये 1/√3। अब √3 से √3 कैंसिल। ओके, साथ साथ आप क्या करते हैं, 2 से 2 भी कैंसिल करते हैं क्योंकि ऊपर जाता है डिवाइड से, तो हट जाता, तो x 1 × 1 तो 1 ही होता है, और यहाँ बचा √3, तो सीधे सीधे x के लिए आगे √3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। फिर असर्शन रीजन, तो इसमें देखिए 19 वाले में क्या कहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब फिर से वही बात आ गई, अब उसका जो रेडियस r है, एंगल थीटा है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये एरिया का नहीं होता है, ये आपका आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है। ओके, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 πr², तो असर्शन तो गलत हो गया। तो कॉमन सी बात है, असर्शन गलत है, रीजन सही होना ही है, ऑप्शन कोई ऐसा है ही नहीं और। ठीक है, तो रीजन यही है बिल्कुल। आपको पता है सेगमेंट जब हम निकालते हैं तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करता है, तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करता है, तो वही बोला है उन्होंने, तो ये सही है, तो ए गलत आर सही, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट 20 लास्ट है हमारा, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है, ओके, तो वो सिमिलर होंगे, तो सारे एंगल अगर बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आपको पता है तीनों एंगल बराबर तो सिमिलर हो जाएंगे। ओके, नाउ इसमें लिखा है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रेंट भी होंगे। तो देखिए कहीं कहीं पे तो ऐसा हो सकता है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट है तो सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, बट अगर हम किसी छोटे और बड़े फिगर को लें तो ये सिमिलर होते हैं, हमें पता है ना, फिगर शेप पे वो नहीं होगा, तो हमारा ये सिमिलर हो सकता है बट ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो इसको कवर थोड़ी करेगा। ओके, सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल, ऐसा नहीं होगा, प्रपोर्शन में होती है साइड, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, कॉन्ग्रेंट सिमिलर होते हैं बट सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है, सो ये गलत हो जाएगा, तो ए ट्रू, आर फॉल्स, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस, आई होप ये क्लियर होंगे। तो जिसका भी ये सेट था आपका 430/S/1 मैथ्स बेसिक, वो अपने मिला लें, और बाकी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। और जिसके और पेपर मुझे मिलते रहेंगे मैं उनके भी MCQs डिस्कस करूंगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।